गुड मॉर्निंग डी माय डियर स्टूडेंट्स। इंडिया एंड वाटर रिसोर्स चल रहा था टॉपिक, उसका सेकंड लेक्चर है ये। और आज हम लोग ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। इरिगेशन के मेथड बेसिकली क्या क्या हैं इंडिया में, ये चीज़ हम आज कंफर्म करेंगे कि कौन कौन से इरिगेशन के मेथड्स हैं, कैसे कैसे इरिगेशन पॉसिबल हो पाती है हमारी क्रॉप्स को, हमारी यील्ड्स को, जो फील्ड है उनको कैसे हम लोग इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। और इरिगेशन प्रोवाइड करने से पहले उसके फीचर जाने चाहिए कि हाँ कहाँ पे इरिगेशन ज़्यादा प्रोवाइड करना जरूरी है, कहाँ पे इरिगेशन कम प्रोवाइड करना चाहिए, और क्या मेथड्स होने चाहिए हमारे इरिगेशन को प्रोवाइड करने के लिए। उसके लिए हमारे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडिया के अंदर सारी चीज़ें हैं, हिल एरिया भी है, लैंड एरिया भी है, और प्लेट्यू एरिया भी है, हमारा प्लेन एरिया भी है, डिजर्ट एरिया भी है, डिफरेंट टाइप के एरियाज प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप की जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं। उनके बेसिस पे हमको इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स हमको यूज़ करने होते हैं, और डिफरेंट हमारे फैक्टर्स उस पर लाई करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे इरिगेशन को। तो आज हम इसको पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। इरिगेशन इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर है? फर्स्ट, द रिलीफ एंड स्लोप ऑफ लैंड। लैंड का स्लोप कैसा है, लैंड का स्लोप कैसा है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई हिली एरिया है, अगर हिल एरिया है, तो अगर वाटर ऊपर से सीधे आएगा तो बहुत तेजी से नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, वहाँ पे वाटर होल्ड नहीं हो पाएगा, वाटर प्रॉपर होल्ड नहीं हो पाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी यही चीज़ है कि जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा एक हिल एरिया है या बहुत ऊंचाई पे हाइट पे है, और दूसरा एक बहुत लो हाइट पे है, तो वाटर बहुत तेजी से हाइट एरिया पे ना रुक करके वो सीधे तराई रीजन में आएगा, तो सीधे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, तो ऊपर वाटर कम होल्ड कर पाएगा और नीचे वाटर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होगा। तो एक तो सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि स्लोप और रिलीफ एरिया कैसा है उसका, वहाँ का लैंड जो है वो उसमें कितना स्लोप कवर कर रहा है, कितना जो है लैंड एरिया रिलीफ एरिया कवर कर रहा है। दूसरा, द सॉफ्टनेस एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉफ्टनेस भी डिपेंड करती है। जैसे प्लेट्यू रीजन में जो है, जो दक्कन प्लेट्यू वाला हो गया, मालवा प्लेट्यू वाले जितने भी साउथ के रीजन हो गए, उसमें क्या होता है, रॉक्स बहुत सारी होती है, और रॉक्स बहुत सारी होती है तो रॉक पे वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, सरफेस बहुत हार्ड होता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो सीधे वाटर फ्लो करके नीचे से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है बहुत तेज़ी से, और वो रिवर्स के थ्रू बे ऑफ बंगाल नहीं तो अरेबियन सी में चला जाता है, वो वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता, रुक नहीं पाता। तो सबसे बड़ी ये भी है कि सरफेस कैसा है, सरफेस में वाटर एब्जॉर्ब है कि नहीं है। दूसरी कंडीशन सरफेस की बात, सॉफ्टनेस की बात करें, सॉफ्टनेस है कि नहीं। और साथ में फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या कैसे डिपेंड करती है, कैसे मेजर करते हैं, वहाँ पे जो कोई भी सॉइल है, जो भी सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, ह्यूमस का कंटेंट कितना है। ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट की बेसिस पे हम फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की बात करते हैं कि कितना ह्यूमिडिटी है, कितना ह्यूमस है, उसमें कितना जो है ऑर्गेनिक का कंटेंट है, इस पर बात करते हैं। द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आ रहा है बेसिकली 1 2 3। थर्ड पॉइंट, द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जैसे अगर हम इंडिया राजस्थान रीजन अगर हम ले लें, तो राजस्थान रीजन में 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है बेसिकली, मोस्टली 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है। वेयर एज आपका इधर मेघालय एंड चेरापूंजी जैसे साइड में ले लो, 250 अप्रॉक्स प्लस रेनफॉल हो रहा है। नॉर्मल अगर क्रॉप्स की बात करें तो 150 से 200 डिग्री 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए एक नॉर्मल क्रॉप्स को यील्ड होती है। लेकिन बेसिकली ये रीजन कैसा है, 50 to 100 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स रेनफॉल हो रही है, बहुत कम होती है रेनफॉल। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे तो 25 सेंटीमीटर रेनफॉल मैंने देखा है, उसमें होता है कि कहाँ पे वहाँ पे 25 सेंटीमीटर रेनफॉल ओनली अकर्स। तो ये भी बहुत है, जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, अमाउंट है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे इरिगेशन हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका मेथड क्या हो, कितना प्रोवाइड करवा पाएंगे, कितना नहीं अवेलेबिलिटी हो पाएगी वाटर की, ये भी इस पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद सरफेस फैक्टर, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर की बात किया मैंने। सॉफ्टनेस और सरफेस दोनों ही वही चीज़ है कि सरफेस पे जब अगर सॉफ्टनेस होगी तो वाटर होल्ड करेगा, सब सरफेस पे सॉफ्टनेस नहीं होगी, हार्ड होगा, तो वाटर वहाँ पे होल्ड नहीं होगा, सरफेस पर वाटर बहुत कम होगा। और वाटर की अवेलेबिलिटी है, ग्राउंड वाटर कैसे होता है, ग्राउंड वाटर कहाँ पे होगा, जैसे आपका इंडिया और गैंगेटिक का प्लेन का कैचमेंट एरिया, तो बहुत ज़्यादा बड़ा कैचमेंट एरिया होता है, तो वहाँ पे अगर हम करें तो वहाँ पे भाई वाटर, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम इसकी बात करें, ग्राउंड वाटर की, तो जहाँ पे कैचमेंट एरिया वाटर रिवर्स ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, ये सब होती हैं, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल ज़्यादा होगा, रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, ग्राउंड वाटर ज़्यादा होगा। वेयरएज अगर हम राजस्थान रीजन में बात करें तो वहाँ पे कैचमेंट एरिया उतना नहीं है रिवर्स का, तो ग्राउंड वाटर लो होगा, रेनफॉल कम अगर हो रही है, ग्राउंड वाटर कम होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है कि इरिगेशन का पर्पस, इरिगेशन हम वहाँ पे करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, कितनी अवेलेबिलिटी है वाटर की, इस पर भी इरिगेशन डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, फिर उसके बाद सेकंड, द टाइप ऑफ रिवर्स, टाइप्स ऑफ रिवर, विच टाइप ऑफ रिवर्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट थिंग,
विच टाइप ऑफ रिवर्स आर प्रेजेंट, रिवर्स कौन कौन से प्रेजेंट है। जैसे आपको बताया था 2 टाइप की रिवर्स होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है पेरिनियल रिवर्स, जो कंप्लीट होती है, परमानेंट होती हैं, उसमें फ्लो करता है लगातार वाटर रहता है, अवेलेबिलिटी रहती है। बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि आई शीट्स के थ्रू उनको वाटर मिल रहा है। आई शीट्स मीन्स ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जो हिली रीजन है वहाँ पे ग्लेशियर्स के थ्रू वाटर इनको अवेलेबिलिटी हो रही है, तो इनको लगातार एनुअली इनको वाटर इसमें फ्लो होता रहता है। और जो हमारी प्लेट्यू रीजन वाली जो जितनी साउथ की है उसमें ये सब है, ये मानसून पे डिपेंड करती है। जब रेनफॉल होता है, रेन वाटर होता है, रेनफॉल होता है, तो तब रेन का जो वाटर होता है तभी फ्लो होते हैं। और ये मोस्टली तब ज़्यादा फ्लड की कंडीशन सब भी आती है, लेकिन उसमें रहता है, लेकिन नाम मात्र का पानी रहता है। कुछ खास उतना पानी जो इरीगेशन के पर्पज से ज़्यादा यूज़ किया जा सके, उतने पानी की अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम होती है कंपेरिजन टू इनके बाकी जो हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन की रीजन की जो है, जो गैंगेटिक प्लेन की है और सिंध वाले रीजन की जो मैं चिनाब रिवर की हैं उनकी कंपेरिजन में। द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स, अब इरीगेशन चलो वाटर तो हमको पता है कि हाँ इतना है, कहाँ है, कम है, कम ज़्यादा है। दूसरी चीज़ स्पेसिफिसिटी ऑफ क्रॉप्स, जैसे हमने बताया कि अगर पैडी क्रॉप्स की अगर बात करें तो पैडी क्रॉप में 1 किलो चावल जो हमारे घर में आता है, अब उसकी बात करें तो 3000 लीटर कम से कम पानी यूज़ होता है, तब जाकर के 1 किलो चावल हमारे घर में आता है। तो इतना वाटर वो नीड होती है उसको हमारी पैडी क्रॉप्स को। तो पर केजी के हिसाब से हम अपना एक आंकड़ा सेट कर रहे हैं, तो पर केजी के हिसाब से तो इतनी अवेलेबिलिटी होती है, तब जाकर के चीज़ें होती हैं। तो ये है। और वेयर एज अगर हम इसकी बात कर लें, ज्वार, मक्का, इन सब की बात कर लें, इनको उतना वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, कम वाटर में भी अपना इनका काम हो जाता है, इतना हो जाता है। तो क्रॉप्स भी डिपेंड करती हैं कि किन क्रॉप्स को वाटर की यील्ड ज़्यादा है, किन क्रॉप्स को वाटर यील्ड्स की कम है। एक ये भी बात हो गया स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स। फिर उसके बाद देखिए आप, इसके बाद आ गया हम इरिगेशन के अगर मेथड्स की बात करें तो उसमें इरिगेशन पहला है वेल इरिगेशन। वेल इरिगेशन कहाँ पे होगा, वेल इरिगेशन होगा यहाँ पे ग्राउंड वाटर ज़्यादा होगा, ग्राउंड वाटर ज़्यादा होगा, ग्राउंड वाटर की एबिलिटी के बेसिस पे वेल इरिगेशन होगा। ग्राउंड वाटर होगा तभी तो वेल इरिगेशन प्रोवाइड हो पाएगा। तो सबसे बेसिक चीज़ तो है ये सब कहाँ पे होंगे, ये सब होंगे ग्राउंड वाटर जहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होगा वहीं पे वेल इरिगेशन पॉसिबल हो पाएगा। वेल इरिगेशन, ग्राउंड वेल इरिगेशन क्या है, ठीक, डिगिंग किया ज़मीन में, डिगिंग किया, डिगिंग से उन्हें वाटर की मिल गई, वाटर ग्राउंड वाटर उनको मिल गया, लोकेशन मिल गई कि ग्राउंड वाटर यहाँ पे है, उनको मिल गया, अवेलेबिलिटी हो गई वाटर की, ग्राउंड वाटर की। उन्होंने क्या किया, इससे इरिगेशन यूज़ करना शुरू कर दी, फील्ड्स को इरिगेशन करना शुरू कर दिए। तो अब इसमें अगर कोई चीज़ें प्रॉपर लाइनिंग, प्रॉपर उसको सेट नहीं किया गया सही से, बस केवल डिगिंग किया, वाटर मिल रहा है तो उससे अपना यूज़ हो रहा है वाटर, तो उसको उन्होंने कच्चा वेल, उसको कच्चा, हिंदी में कच्चा वेल। लाइंड वेल जो हो गया बेसिकली उसको बढ़िया जान रहे हैं कि परमानेंट इसमें वाटर रहता ही रहता है, ग्राउंड वाटर अवेलेबल ज़्यादा रहता है, परमानेंट रहता है, ऐसा नहीं कि रेनी सीजन में ही ग्राउंड वाटर लेवल उसमें हो। तो ऐसे उनको उन्होंने पक्का कर दिया, बढ़िया पक्का आना रही है, बढ़िया उस पर उसको ढक देते थे, बढ़िया कि गंदा ना हो, ये सब ना हो, तो उसको कहा गया पक्का वेल। दूसरा ट्यूबवेल, ट्यूबवेल तो आपको पता ही है, समरसेबल्स, ट्यूबवेल्स, ये सब आपके खेतों में बहुत लगे होंगे, जो भी उनके पास भी खेत हैं या नहीं भी है तो उन्होंने देखा होगा कि ट्यूबवेल्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि इसके लिए, इसको रन करवाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, और कम से कम 50 मीटर की डिगिंग करनी होती है, 50 मीटर्स डिगिंग करनी होती है ग्राउंड में, 50 मीटर्स डिगिंग। अब तो अप्रॉक्स इससे भी ज़्यादा होता है, 80 के करीब होने लगा है, 80 to 100 प्लस ही होता है। तो ये डिगिंग का हो गया। फिर ये सब चीज़ें होने के बाद और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, लीवर मेथड्स है, बकेट मेथड है। लीवर मतलब कोई चीज़ से, जैसे वाटर आपने देखा होगा, वो कुएं में आपने रस्सी खींचते हुआ देखा होगा कि रस्सी से बकेट डालते थे, फिर उसके ऊपर बीच में एक किरनी लगी रहती थी, तो वो जो है नीचे उसके थ्रू फिर सुबह घसीटते थे रस्सी से, तो वो एक लीवर मेथड हो गया पूरा। दूसरा बकेट मेथड, बाल्टी से एक कैनाल बना दी, छोटी सी अपनी स्ट्रीम बना दी, बकेट से निकाला पानी, पॉन्ड या कुछ भी अवेलेबल था पास में जो वाटर रिसोर्स प्रेजेंट था, उससे पानी निकाला बकेट से और उसमें बढ़िया स्ट्रीम में भेज देगा, और वो पानी बहते बहते और आगे उनकी ईल्ड्स या फील्ड जो थी वहाँ क्रॉप्स तक पहुँच गया अपना आराम से। फिर उसके बाद ढेकली मेथड, ढेकली मेथड क्या होता है, बढ़िया हमसे एक थोड़ा सा फ्लैट और जैसे आपका वो देखा होगा तसले टाइप के जैसे होते हैं, तसला जिसमें खाना बनाया जाता है, बहुत बड़े तसले जो लेबर जो है जिसमें मसाला बना के होते हैं, तो उस तरह के तसले जैसे अगर हो गए तो उसमें क्या होगा, दो तरफ इधर रस्सी लगा दी, दो तरफ उस तरफ रस्सी लगा ली, और दो लोग होते हैं, पानी जहाँ वाटर रिसोर्स होता है उसमें से ले करके पानी, और फिर उसके बाद फेंकते रहते हैं ऐसे स्ट्रीम में, और फिर उसके बाद अपना जो है रन करता रहता है। ढेकली मेथड हो गया, इंक्लाइन प्लेन मेथड, पर्शियन व्हील मेथड, पावर ड्रिवन मेथड, पंप्स, डिफरेंट और भी मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं।
सेकंड से एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है ब्रैकिश वाटर। व्हाट इज ब्रैकिश वाटर? ब्रैकिश वाटर बेसिकली सलाइन वाटर होता है और इसका ना यूज पोर्टेबल पीने के लिए हो सकता है, पोर्टेबल होता है ना, तो ना इरिगेशन पर्पस के लिए हो सकता है, ना पोर्टेबल पर्पस के लिए यूज हो सकता है, ना इरिगेशन पर्पस के लिए होता है, और बेसिकली कैसा होता है, सलाइन होता है, सलाइन वाटर होता है। दूसरा अगर हम बात करें, ये सब तो हो गया, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कैनाल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, फिर उसके बाद ये हो गया कैनाल इरिगेशन। इसमें दो टाइप से हो गया, देखिए पहला हो गया पेरिनियल कैनाल और दूसरा हो गया आपका इनंडेशन कैनाल। पेरिनियल कैनाल में हमेशा वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, वाटर अवेलेबल हमेशा रहता है, एनुअल पूरे साल भर वाटर अवेलेबल रहता है। वेयर एज इनंडेशन कैनाल में क्या होता है, दे ड्रू वाटर फ्रॉम मेजर रिवर्स, दे ड्रू वाटर मेजर, जैसे मान लिया बहुत बड़ी रिवर जा रही है, गोदावरी रिवर जा रही है, अब उसमें पानी हमेशा रहता ही है, उसमें से कैनाल निकाल ली, तब गोदावरी रिवर में पानी रहेगा तो उसमें कैनाल के थ्रू भी, कैनाल में भी परमानेंट पानी रहेगा, तो कैनाल ये भी हो गया कंडीशन। फिर उसके बाद कुछ टैंक इरिगेशन, टैंक के मतलब हॉट टाइप के बना दिए, टैंक बना दिए बड़े बड़े, कि जैसे हर बार तो हर समय तो पानी मिलता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जब बारिश होगी बड़े बड़े टैंक बना रखे हैं, पानी भर गया, या समर सेबल्स के थ्रू उन्होंने क्या किया, ग्राउंड वाटर रेनी सीजन में रहता है अपना, उन्होंने समर सेबल्स के थ्रू टैंक भर दिया और फिर टैंक से वाटर की अवेलेबिलिटी करवा दी, अपनी फील्ड तक वाटर को पहुँचा दिया। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में इनका अमाउंट कम से कम 5 लाख बिग टैंक्स प्रेजेंट है और 50 लाख स्मॉल टैंक्स प्रेजेंट है। तो ये टैंक के बेसिस पे हो गया। तो आज हमने पढ़ा कि इरिगेशन के मेथड क्या हैं, क्या क्या फैक्टर इरिगेशन को अफेक्ट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स आज हम पढ़े। आज के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक फिर नई क्लास में आएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। जो भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, मैं उसको आंसर करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके आंसर्स को मैं बहुत आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ कि हाँ जो भी आप पूछना चाहते हैं, हो सकता है मैं उसमें 100% तक पहुँच सकूँ, कोशिश करूँगा। बाकी जैसे भी है मैं आपके पास तक पहुँचने की कोशिश करूँगा कि आपके आंसर्स को सही तरीके से मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। थैंक यू।